इंडियन पॉलिटी का भारत का संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने अपना पहला सेशन कंप्लीट कर लिया था। तो दोस्तों आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे उसका दूसरा हिस्सा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भारत के संविधान निर्माण का भाग 2 डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान निर्माण का भाग 2। तो भारत के संविधान निर्माण का भाग 2 पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब दोस्तों जैसा हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा भी था और ये देखा था कि जिस समय भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा और पढ़ा था कि जो संविधान सभा है का गठन कैबिनेट मिशन समिति की सिफारिशों पर किया गया। सिफारिशों पर चुनाव द्वारा किया गया। और ये भी पढ़ा था दोस्तों कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी और उसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा के चुनाव का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। क्योंकि मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट मिली थी तो उनको लगा कि भाई इतना कम कैसे सीट जीत सकते हैं, तो इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा का बहिष्कार किया। दैट मीन्स इन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो इन्होंने करा क्या कि संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। तो संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया। अब दोस्तों जब संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया तब भी भाई संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की कार्यवाही बढ़ाई गई। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और ये बैठक होती कहाँ है? तो ये बैठक होती है दिल्ली में। तो बैठक होती है दिल्ली में और जो हमारा संविधान सभा था, जो पुराना संसद भवन था, संसद भवन में ही हुआ, जिसे वर्तमान में संविधान सदन कहा जाता है। क्योंकि अब नया पार्लियामेंट हाउस बन गया है तो पुराने वाले को संविधान सदन कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर संविधान की रचना की गई थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सदन में इसकी बैठक होती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये इसके दोस्तों अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो ये इसके अस्थाई अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि ये आपका फ्रांस से नियम लिया गया, क्योंकि ये फ्रेंच ट्रेडिशन था, फ्रेंच पद्धति थी कि जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे वरिष्ठ सदस्य करता है। तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो सबसे वरिष्ठ सदस्य करता है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसी वजह से इन्होंने इसकी अध्यक्षता की।
और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। और फिर होता क्या है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा अपना प्रथम नियमित अध्यक्ष चुनती है, तो वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के नियमित अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो संविधान सभा के नियमित अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये चुने जाते हैं उपाध्यक्ष। तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी ये संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, यानी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। इसका मतलब हो गया कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। और बी.एन. राव दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे। तो जो बी.एन. राव थे ये संवैधानिक सलाहकार थे, और जो बी.एन. राव थे ये पेशे से सिविल सेवक थे। तो पेशे से ये सिविल सेवक थे। इनका नाम बेनेगल नरसिंह राव था और ये पेशे से सिविल सेवक थे, तो इन्हों को बनाया गया भाई संवैधानिक सलाहकार। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। अब दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आने वाले संविधान की समरी थी, या आप इसको कह लो आने वाले संविधान क्या संक्षेपण था, संक्षेप था। यानी जो भारत के लोग संविधान बना रहे थे तो वो समरी था अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आने वाले संविधान की समरी थी या संक्षेप था। यानी आप इसको कह सकते हो कि थी समरी ऑफ अपकमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। आने वाले संविधान की समरी थी, आने वाले संविधान का संक्षेप था कि भारत का आने वाला संविधान कैसा होगा। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत का आने वाला संविधान कैसा होगा, ये इसकी समरी थी या संक्षेप था। तो यही था बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत का आने वाला संविधान कैसा होगा, और इसे प्रस्तुत किया था पंडित नेहरू ने, और इसको संविधान सभा द्वारा और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को किया गया। और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया 22 जनवरी 1947 में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर इतना टाइम क्यों लगा संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारने में। तो देखो इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि इनिशियली मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल ही नहीं हुआ, और उसका कहना था कि ये जो संविधान सभा का चुनाव गलत हुआ है, क्योंकि उसको मात्र 73 सीटें ही मिली थी, तो उससे वो अप्रसन्न थे। तो बाद में फिर भी संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि भाई मुस्लिम लीग को मनाया जाए और कहा जाए कि वो भी संविधान सभा में शामिल हो, ताकि एक ऐसे संविधान की रचना की जा सके कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छा हो। तो इसी पर आप दोस्तों देखते हैं कि संविधान सभा में
जो था, सबसे बड़ी बात हो गई कि उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल करने में टाइम लगा, क्योंकि जो संविधान सभा थी वो मुस्लिम लीग का इंतजार कर रही थी कि मुस्लिम लीग हो सके तो संविधान सभा में शामिल हो जाए। तो मुस्लिम लीग हो सके तो संविधान सभा में शामिल हो जाए, और इसका फायदा ये होगा कि संविधान सभा सुचारू रूप से चल सकेगी। तो इसका ये सबसे बड़ा फायदा होगा। यहां तक बात सबको समझ आ गई कि इसका फायदा ये होगा। और अंतिम रूप से जब लग गया संविधान सभा को कि मुस्लिम लीग अब नहीं मानेगी और द्विराष्ट्र सिद्धांत लेकर के ही मानेगी, अपना अलग देश पाकिस्तान ही लेकर के मानेगी, तो फाइनली होता क्या है कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में संविधान सभा के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है। यहां तक बात सबको समझ आ गई। चलो, तो यहां पर दोस्तों इस वजह से 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पंडित नेहरू, और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि जो संविधान सभा थी इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15, और ये संख्या थी आजादी से पूर्व। तो आजादी से पूर्व जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 15, और संविधान सभा का मसौदा तैयार करने में जो समय लगा, यानी संविधान सभा का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करने में समय लगा, यानी पूरा संविधान बनाने में जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। यानी संविधान निर्माण में जो कुल समय लगा वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। और जो संविधान सभा के जो सचिव थे वो थे HVR आयंगर। और ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा में संविधान के मुख्य मसौदा तैयार करता थे वो थे SN मुखर्जी। तो SN मुखर्जी भी दोस्तों पेशे से ये सिविल सेवक थे। तो ये पेशे से सिविल सेवक थे। तो इसलिए दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान को बनाने में किन 2 बड़े सिविल सेवकों का योगदान है। तो भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान का निर्माण करने में 2 सिविल सेवकों का मुख्य योगदान है, जिसमें से एक तो है BN राव, और दूसरा है SN मुखर्जी। SN मुखर्जी। तो इन 2 सिविल सेवकों का बहुत बड़ा योगदान है भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बनाने में, यानी भारतीय संविधान का निर्माण करने में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।